दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। नेत्रा और वैभव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ नेत्रा बिल्कुल चुपचाप सीधी साधी भोली भाली सी इनोसेंट लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ वैभव एक तेज दिमाग वाला कॉलेज में जाना माना स्टूडेंट था। ऐसे ही कॉलेज का दिन था। कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन था। तभी वैभव नेत्रा के पास आता है और बोलता है, अरे नेत्रा, तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती हो यार? वैभव, यू नो ना, मुझे ऑडियंस के सामने जाने में कितना डर लगता है, इसलिए ये सब मैं नहीं कर सकती और तुम ना किसी और को इनकरेज करो। मुझे लाइब्रेरी में जाना है, बहुत काम है, बाय। ओके वेट नेत्रा, देखो मैं तुम्हें एनकरेज करूंगा ही। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तो अपने टैलेंट को शो करो, ना कि ऐसे वेस्ट। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझी होंगी, तो इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लोगी, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ओके, मैं इस बारे में सोचूंगी। ओके बाय नेत्रा, सोचना जरूर। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना वैभव, तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहूंगी। 6 महीने से तुम्हें प्यार करती आ रही हूँ, लेकिन आज तक तुमसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। अरे बात तो दूर की बात है, मैं तो तुमसे नजरें मिला के ठीक से बात नहीं कर पाती। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ओए पागल, किन ख्यालों में डूबी है? कहीं वैभव के बारे में तो नहीं सोच रही तू? अरे यार, वही तो सोच रही थी कि कैसे बताऊं उसे अपने दिल की बात कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। यार, तू जितना लेट करेगी वैभव तुझसे उतना ही दूर होता जाएगा। मेरी मान तो उसे जल्दी से अपने दिल की बात बता दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए और तू बस उसे दूर से देखती ही रहे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत जल्द उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। ये हुई ना बात। ये बोलकर दोनों क्लास को अटेंड करते हैं और घर जाकर नेत्रा बहुत सोचती है कि वो कैसे वैभव को अपने दिल की बात बताए। वो अपने कमरे में बैठे बैठे खुद से बोलती है, अरे उसे कैसे प्रपोज करूं? उसके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूं? नहीं नहीं, ऐसे कौन करता है भला। एक काम करती हूँ, अपनी सारी बातें एक पेपर पे लिख के उसे दे देती हूँ। अरे नहीं, ये तो पुराने जमाने वाला आइडिया हो गया। अरे करूँ तो क्या करूँ, कैसे बताऊँ वैभव को अपने दिल की बात? कुछ समझ नहीं आ रहा। नेत्रा अपने आप से बात कर ही रही होती है कि तभी उसका भाई रवि आता है और उसे बोलता है, अरे मेरी प्यारी बहना, क्यों इतना चिंतित हो? अपने भ्राता को नहीं बताओगी? देखो, यदि तुम्हें कोई कष्ट है तो निसंकोच अपने भ्राता को बता सकती हो। क्या रवि भाई, आप भी ना इस समय अपना ये हिंदी शब्दकोश अपने पास ही रखिए। यहाँ मुझे टेंशन हो रही है और आप है कि। तो तेरे प्रॉब्लम की वजह क्या है, बता, ताकि मैं तेरी हेल्प कर सकूं। अरे कुछ नहीं। और आज आप मेरे रूम में कैसे? आप तो कभी नहीं आते। वो मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। तुझे तो पता है कि मेरा आरजे का शो स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए मुझे कोई न्यू आरजे चाहिए, ऐसी जो आजकल के यूथ के दिलों की बात जानती हो और अपडेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, सबसे बड़ी बात वॉइस परफेक्ट हो, जिसे सुनकर लोग ज्यादा हैप्पीनेस फील करें। उसके ऑडिशन की ही तो टेंशन है, कल से स्टार्ट है। अरे भैया, तो डर क्यों रहे हो? बी कॉन्फिडेंट। अरे मिल जाएगी कल आपको आपकी आरजे, जो आपके शो को हिट कर देगी। अरे नेत्रा, मुझे जो क्वालिटीज एक आरजे में चाहिए वो सब तुम में है। क्यों ना तुम ट्राई करो, एंड आई नो सबको तुम्हारी वॉइस बहुत पसंद आएगी। अरे भैया, मुझ में नहीं है इतना कॉन्फिडेंस कि मैं ढेर सारे लोगों के सामने कुछ बोल भी पाऊँ। अरे मुझसे नहीं होता ये सब। बट नेत्रा, उसमें तुम्हें किसी के सामने नहीं आना, बस अपने रूम में तुम्हें लोगों तक अपने दिल की बात को पहुंचाना है। दैट्स इट। नहीं भैया, मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी। ये बोलकर रवि चला जाता है। नेत्रा रात भर सोचती है, फिर कुछ देर बाद सो जाती है। अगले दिन नेत्रा कॉलेज में अपनी दोस्त ऋषिका से मिलती है और बोलती है, यार तुझे पता है मैंने सारी रात सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वैभव को अपने दिल की बात कैसे बताऊं। मुझे पता है तू कुछ इस तरह की स्टूपिड बातें मुझसे बोलेगी। तुझसे कुछ नहीं होता तो मुझे बोल दे, मैं ही उसे जाकर बता दूंगी। नहीं यार, अगर उसे खुद से भी पता चलना होगा ना तो मैं किसी सही टाइम पर उसे बता दूंगी, लेकिन तेरे थॉट से नहीं। ओके, तेरी मर्जी। बाद में कुछ हुआ तो रिग्रेट मत करियो। अरे तू टेंशन मत ले, हो जाएगा सब। तभी वहाँ वैभव आता है और हाय करता हुआ बोलता है, अरे नेत्रा, तुम भी ना, आखिर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। खैर कोई नहीं, दोबारा ऐसा मौका मिले तो हाथ से जाने मत देना, अपने डर को दूर भगाओ। ओके। नेत्रा वैभव को बोलता हुआ ताड़ती रहती है और तभी वो
उसके आगे चुटकी बजाता है और बोलता है। कहाँ खो गई मिस नेत्रा? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बस इस चश्मे को हटा दो तो और खूबसूरत लगती हो। थैंक यू वैभव। तभी वैभव चला जाता है और ऋषिका उसे गले लगाकर बोलती है। अरे वाह मेरी जान, आज तो वैभव ने सामने से खुद तुझे खूबसूरत बोला है और तेरा चश्मा भी उतार दिया। तू उसे ऐसे ही पसंद है। अरे अरे कैसे ब्लश कर रही है, लाल लाल चीक्स हो गए तेरे। दोबारा बुलाओ क्या वैभव को? पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती है। चल क्लास अटेंड करनी है। ओके चल। इस तरह दोनों क्लास लेते हैं और टाइम से घर जाती है। नेत्रा अपने कॉलेज से वापस आती है। तभी उसका भाई सर पकड़कर टेंशन में बैठा होता है। उसे बेस्ट आरजे ना मिलने की वजह से बहुत टेंशन थी। ये देखकर नेत्रा खुद में उलझी हुई होती है। तभी उसे वैभव की बात याद आती है और तभी वो अपने भाई को आरजे बनने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद उसका भाई खुशी से बोलता है। सच में नेत्रा, तुम सच बोल रही हो ना? हाँ भाई, मैं आपकी हेल्प भी करना चाहती हूँ और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करना चाहती हूँ। तो ठीक है, कल से तुम मेरी आरजे बनोगी। रवि के इतना कहने पर नेत्रा अगले दिन से अपने भाई के नए शो लव एक्सप्रेस को होस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी उसका भाई बोलता है। नेत्रा, ऑल द बेस्ट। मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। बिना किसी हेजिटेट के स्टार्ट करो बोलना। ओके, मैं माइक ऑन करता हूँ। नेत्रा उसकी बात मानकर अपनी रेडियो जॉकी के चेयर पर जाकर बैठती है और बोलती है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हूँ आपकी आरजे नैना, यानी कि आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके लव गुरु, जो आज आपकी लव लाइफ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और अगर आपका प्यार आपसे दूर हो गया है तो आज मैं आपके प्यार को आपसे वापस मिलवा दूंगी। साथ ही आपके प्यार भरे लम्हों को बाकी सब कपल्स के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्यार क्या है। प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक जादू है। जो दो लोगों को हो जाता है ना, तो बस वे तारे जमीन पर आ जाते हैं उनके लिए। नैना की ये मीठी आवाज सुनकर वैभव उसकी तरफ पहली बार में ही अट्रैक्ट हो जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि वो जिसकी आवाज सुन रहा है वो कोई और नहीं बल्कि नेत्रा ही है। और उसका शो बंद होते ही वो कानों से ईयरफोन निकालकर बोलता है। यार इस लड़की की आवाज बहुत प्यारी है। ऐसा क्या है जो मुझे इसकी तरफ और खींचे जा रहा है? वैसे प्यार हो गया है मुझे आरजे नैना से। अब तो मिलना ही पड़ेगा मुझे इससे। हफ्ते बीतते हैं। वैभव उसी की आवाज को रेडियो पर डेली सुनता है और उसकी आवाज से प्यार करने लगता है। तभी उसका दोस्त विक्की आता है और उससे बोलता है। अरे बहुत देख रहा हूँ आजकल, पता नहीं रेडियो पे क्या सुनता रहता है पूरे दिन, बताएगा भी? अरे यार मुझे उस लड़की और उसकी आवाज से प्यार हो गया है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ कैसे भी करके। कसम से उसकी आवाज मेरे दिल में बस गई है। अबे तू पागल हो गया है क्या? बिना देखे सिर्फ उसकी आवाज से तुझे प्यार हो गया? ये तो इम्पॉसिबल है भाई। है पॉसिबल। मुझे ही देख ले और मुझे उस लड़की से मिलना है। आज के जमाने में भी प्यार हो सकता है। वैभव और विक्की की बात थोड़ी दूर खड़ी नेत्रा सुन लेती है और खुद से बोलती है। ओह नो, इसका मतलब वैभव मुझसे प्यार करने लग गया है। नहीं, वो मुझसे नहीं आरजे नैना से प्यार करता है और वो उससे मिलने की बात भी कर रहा है। तभी वैभव नेत्रा के पीछे आता है और उसके मुंह से सिर्फ आरजे नैना ही सुन पाता है और बोलता है। क्या मैंने अपने कानों से सही सुना नेत्रा? तुम जानती हो आरजे नैना को? बोलो, जानती हो ना? वो मैं क्या कर रही हो यार? प्लीज प्लीज बात करा दो। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा नेत्रा। प्लीज मुझे उस लड़की से मिलवा दो। आई नो तुम जानती हो। प्लीज एक बार बात करा दो मेरी। आई रिक्वेस्ट यू। वैभव के ऐसे बार बार बोलने पर नेत्रा हाँ कर देती है, जिसके बाद वैभव खुशी से उसे गले लगा लेता है और बोलता है। थैंक यू नेत्रा। सच में तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता था तुम जरूर मेरी बात उससे करवा दोगी। अच्छा, कल मैं कॉलेज के पास वाले कैफे में वेट करूंगा। प्लीज ले आना उसे। OMG, ये मैंने क्या कर दिया? वो तो नैना से मिलने की बात कर रहा है, जो कि मैं ही हूँ। मैं कैसे मिलूं उससे? वैभव सुनो, मैं ना एक बार उससे कंफर्म करके बता दूंगी। अगर वो फ्री होगी तो तुमसे मिल लेगी, फिर तुम आ जाना, ठीक है? ओके, तुम मुझे कॉल करके बताना। नेत्रा उसे इतना कहकर चली जाती है। नेत्रा वैभव को रात में कॉल करती है और उससे बातें करती है।
वैभव को नेत्रा से बात करके फील होता है, लेकिन उसे अभी भी नेत्रा और नैना की आवाज अलग अलग लगती है। नेत्रा वैभव को उसके न आने की बात बता देती है और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन ऋषिका वैभव के पास आती है और बोलती है, अरे तुम फिर से आरजे नैना का शो सुन रहे हो? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? बस ये समझ लो हो ही गया है। अरे आज नेत्रा कहाँ रह गई, दिख नहीं रही। अरे उसे जुकाम हो रहा है बहुत, इसलिए नहीं आएगी, रेस्ट कर रही है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। अच्छा बाय, चलो मैं अपनी जान का शो सुनता हूँ। वैभव उसका शो सुन रहा होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। ओह वो क्या है ना कि मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, तो अगर बातें करते करते मुझे छींके आने लगे तो उसके लिए सॉरी। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। ये क्या, नैना को छींके आ रही हैं और यहाँ नेत्रा भी नहीं है। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ ये दोनों एक ही तो नहीं, क्योंकि जब नेत्रा नहीं होती तभी उसका शो होता है और नैना नेत्रा का मतलब एक ही होता है, आंखें। शायद इसीलिए मुझे नेत्रा के साथ और उसकी आवाज सुनकर भी सेम फीलिंग आती थी। आखिर क्यों नेत्रा ने मुझसे ये बात छुपाई? जब पता था तो मिली क्यों नहीं मुझसे? मुझे उसके पास जाना ही होगा अभी। वैभव जल्दी से उसके पास रेडियो शो में आता है और उसके भाई से परमिशन लेकर उसके पास मिलने चला जाता है, जहां वो नेत्रा को शो को होस्ट करते हुए देख लेता है और उससे बोलता है, जब तुम्हें पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मिली क्यों नहीं? क्यों दूर रखा मुझे खुद से? क्योंकि तुमने मेरी आवाज से प्यार किया है, मुझसे नहीं। तुम आरजे नैना से प्यार करते हो, नेत्रा से नहीं। पर हो तो तुम ही ना नेत्रा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। और इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रपोज करके एक दूसरे के गले लग जाते हैं। साथ ही उनकी बात सिटी रेडियो के थ्रू पूरा शहर सुन लेता है और इस तरह दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं। शनाया एक बहुत ही बिगड़ेल और जिद्दी लड़की थी। अमीर बाप की औलाद होने की वजह से पैसों का घमंड उसके सर चढ़कर बोलता था। अपने आगे वो किसी का भी लिहाज नहीं किया करती थी। छोटा बड़ा उसके लिए सिर्फ उसके पाँव की जुत्ती के समान थे। रोजाना पार्टीज में जाना और क्लब्स में घूमना उसके लिए आम बात थी। ऐसे ही एक दिन शनाया के लेट नाइट पार्टी से घर आने के बाद उसकी माँ नताशा उससे बोलती है, शनाया, ये कोई टाइम है घर आने का? रात के 2 बज रहे हैं। अच्छे घर की लड़कियाँ इतनी देर तक बाहर नहीं रहती। Oh please mom, stop this nonsense. I'm so tired now. Now you please stop your lecture, okay? मुझे सोना है, कल जाना भी है। बाय। इतना कहकर शनाया वहाँ से चली जाती है। शनाया की ये हरकत नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो अगले दिन अपने पति राज से कहती है, राज, तुम्हारी बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, कुछ होश भी है तुमको? लेट नाइट पार्टीज करना और पैसे उड़ाना इसका शौक नहीं, आदत बन चुका है। कुछ खबर भी रखते हो? So what? पैसा कमा किसके लिए रहा हूँ? उसके लिए ही ना। तो वो नहीं उड़ाएगी तो कौन उड़ाएगा? और तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। अरे ये उम्र है एंजॉय करने की। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और समय के साथ शनाया की बदतमीजियां बढ़ने लगती हैं, जिसके चलते उसके पिता भी काफी चिंता में होते हैं और एक दिन उसे टोकते हुए कहते हैं, शनाया बेटी सुनो जरा। यस डैड, जल्दी बोलिए, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। तुम्हारा ये पार्टी और बेफिजूल का पैसा उड़ाना अब ज्यादा हो रहा है। और हाँ, तुम्हें कुछ काम सीखने चाहिए क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। शादी माय फुट, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। एंड सेकंड थिंग डैड, आप पैसे कमाते ही किस लिए हैं? अरे आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपके पैसे मैं नहीं उड़ाऊंगी तो कौन उड़ाएगा? और हाँ, मेरे पैसे उड़ाने को और मेरी जरूरतों को आप फिजूल खर्ची का नाम तो बिल्कुल मत दीजिए। लिसन डैड, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती हूँ, तो प्लीज आप ये लेक्चर देना ना बंद कर दो। पहले तो सिर्फ मॉम देती थी, लेकिन अब आप भी। ओह गॉड। शनाया का ऐसा रवैया देखकर अब राज को भी चिंता होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन उसे क्लब में एक अंकित नाम का लड़का मिलता है। अंकित दिखने में हैंडसम और स्मार्ट था, जिसको देखकर शनाया उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। दोनों ही क्लब में बातें करते हैं और कुछ ही टाइम में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अंकित दिखने में तो अच्छा था ही, पर मिडिल क्लास फैमिली से था। शनाया को इस बात का पता नहीं था। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मिलने लगते हैं और कुछ ही टाइम के बाद शनाया को अंकित से प्यार हो जाता है। शनाया और अंकित
एक दिन रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसके बाद शनाया अंकित से कहती है, अंकित, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? पर शनाया, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ। जैसी लाइफ तुम जी रही हो वैसी मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। अरे अंकित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। इसी तरह समय बीतता जाता है। शनाया अपने ससुराल में किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। अंकित के जाने के बाद वो पूरा दिन बस मोबाइल चलाती रहती थी। लेकिन बीतते वक्त के साथ अब शनाया कोई काम नहीं किया करती थी। घर का सिर्फ पूरा दिन सिर्फ खाना और सोना, बस यही काम उसका होता रहता था। उसकी इन हरकतों को देखकर निर्मला को अब उस पर गुस्सा आने लगा था और आए दिन उन दोनों में बहस होती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन शनाया रसोई में आकर निर्मला से कहती है, माय डियर सासू माँ, क्या बना रहे हैं आप? हाँ हाँ, कोई काम तो करती नहीं पूरा दिन, बस आओ खाओ पड़ जाओ, शर्म तो आती नहीं। डियर सासू माँ, ताने मारने का कोई कोर्स करके आई है क्या? अगर किया है ना तो बड़ा ही मस्त है। अरे मुझे भी बता दीजिए, मैं भी कर लेती हूँ ये कोर्स, फिर मैं भी आपको ताने सुना दिया करूँगी। सारा दिन कुछ न कुछ कहती ही रहती हो। शनाया का ऐसा रवैया देखकर निर्मला बहुत गुस्सा होती है और अपने बेटे अंकित से कहती है, बेटा अंकित, इस लड़की को कोई काम तो आता नहीं, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाती रहती है। अरे कैसी बहू लेकर आया है तू? मुझे तो कोई भी सुख नहीं मिलता इससे। माँ, शनाया एक अमीर घर की लड़की है, उसको यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसको थोड़ा टाइम दो, वो अब सब सीख जाएगी। ठीक है बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शनाया को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसको ऐशो आराम पूरे जो नहीं हो रहे थे। उसकी शॉपिंग पर जाना, हर हफ्ते नई नई ड्रेसेस लेना अब कुछ भी पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही एक दिन फोन में देखते हुए वो अंकित से कहती है, अंकित जी, मुझे ये साड़ी पसंद आई है, ऑनलाइन मंगवा देंगे अब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कितने की है? जी ज्यादा नहीं, 25,000। इतनी महंगी साड़ी? अरे नहीं नहीं, कोई सस्ती सी देख लो। रहने ही दो। इसी तरह कुछ दिनों के बाद शनाया एक नई फरमाइश लेकर अंकित के पास जाकर उससे कहती है, अंकित जी, गर्मी बहुत बढ़ गई है, मुझसे ये कूलर के नीचे रहा नहीं जाता, एसी लगवा दीजिए आप। शनाया, अभी हम एसी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ समय बाद ले लेंगे ना पक्का? हाँ हाँ, थोड़े समय बाद तो आपकी लॉटरी लगने वाली है ना, हम माला माल होने वाले हैं, फटीचर कहीं के। शनाया को जब अंकित से कोई मदद नहीं मिलती तो वो सोचती है कि क्यों ना कुछ चीजें अपने पापा से कहकर मंगवा ली जाएं। अंकित के सामने गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ेगा और उसको रहने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जिसके बाद वो एसी, टीवी और बाकी कुछ और जरूरत का सामान मंगवा लेती है। और ये सब अपने घर में देखकर उसकी सास निर्मला बोलती है, ये सब क्या है? अरे बहू, ये सामान किसने दिया? माँ जी, मेरे पापा ने। मुझे बिना एसी के नींद नहीं आती, और बल्कि ये सारी जरूरत की ही चीजें हैं। अरे अब तेरी शादी हो चुकी है, जो तेरे पति के पास है ना, उसमें ही खुश रहना सीख। अरे अपने बाप से कब तक मांगती रहेगी? आपको दिक्कत क्या है मेरे पापा से? अरे मैं उनके पैसे उड़ा रही हूँ ना, आपका तो नहीं घर गिरवी रख के मैंने खरीद लिया, और वैसे भी आपको तो ना आदत ही है फट्टे में टांग अड़ाने की। शनाया का ऐसा बोलना निर्मला को बहुत दुख देता है। साथ ही उसी समय अंकित भी घर आ जाता है, जो कि ये सारी बातें सुनकर गुस्से में शनाया से कहता है, शनाया, ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? जैसे करना चाहिए वैसे ही कर रही हूँ, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ को समझाओ, जब देखो तब मुझे रोकती टोकती रहती है। चुप रहो। और ये सब क्यों मंगवाया है तुमने? मैंने कहा था ना तुमको, जितना मेरे पास है तुमको उसमें ही खुश रहना पड़ेगा। तब तो बड़े बड़े शब्दों में तुमने कहा था कि हाँ रह लूंगी, अब क्या हुआ? मैंने कहा था कम में खुश रह लूंगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ही कम होना चाहिए। अरे एक नंबर के भिखारी ही निकले तुम तो। ऐसा ही है तो ठीक है, जाओ तुम अपने घर। तुम्हारे नखरों को पूरा करने के ना मेरी औकात नहीं है, और ना मुझसे झेले जाएंगे। अंकित से झगड़े के बाद शनाया अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शनाया नहीं मानती। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। उसको अंकित की याद तो आती है, पर अपने ईगो के चलते वो अपने ससुराल नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ अंकित भी बहुत उदास रहने लगता है, लेकिन वो मजबूर होता है। अंकित की माँ अपने बेटे को यूं उदास देखकर एक दिन उससे बोलती है, बेटा अंकित, देख बेटा, बहू जैसी भी है, पर तू उससे प्यार करता है और वो तेरे से करती है। तू जा और उसे मायके से वापस लिया।
मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी, खुद ही सारे काम कर लूंगी घर के। पर तू यूं उदास मत रहे बेटा। जब तक वो खुद नहीं आएगी मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। शनाया को अब धीरे धीरे अपनी बातों का पछतावा होने लगता है। वो अपनी सास से अपनी तकरार को याद करती है। जिन चीजों से उसे घुटन होती थी अब वही चीजें उसे याद आती हैं। और एक दिन वो अपनी गलतियों को समझते हुए अंकित को फोन करके उससे बोलती है, अंकित जी मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ गई हूँ। ऐशो आराम से ज्यादा जरूरी मेरे लिए आपका प्यार है। रो मत शनाया, मैं खुश हूँ। तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ है और आज ही तुमको लेने आ रहा हूँ मैं। अंकित शनाया को लेकर घर आता है और अपने बहू बेटे को यूं देखकर निर्मला कहती है, अरे वाह बहू, तुम आ गई। अब कभी मत जाना बहू हम सबको छोड़कर। तुम यहाँ रह सकती हो और हम धीरे धीरे तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें ले आएंगे, जिससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे माफ कर दो। शनाया में अब बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। अब वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां खुद संभालती है और अपनी सास की खूब सेवा भी करती है, जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।